वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा कि एक हाई ग्रोइंग स्टॉक यानी मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढते कैसे और उसका एनालिसिस कैसे करते। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो सकता है क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ईजी करके समझा सकूं। तो अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात तो पक्की है कि इस एक वीडियो से आप लोगों को इन्वेस्टिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के जरिए अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और दोस्तों ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप 2012 में जी रहे हो। अब कुछ ही साल पहले यानी 3 साल पहले 2009 में एक मार्केट क्रैश हुआ था। तो कुछ इन्वेस्टर्स अभी भी डरे हुए हैं और कुछ इन्वेस्टर्स रिग्रेट कर रहे और वो ये सोच रहे कि काश मार्केट क्रैश के दौरान थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता तो वो कितना ग्रो हो गया होता, क्योंकि 1 साल में ही मार्केट पूरी तरह वापस रिकवर भी हो गया। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते वो हर मौके का फायदा उठाते, मार्केट क्रैश के बीच भी और जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तभी भी। तो फिलहाल 2012 में आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हो तो आप नोटिस करते हो कि लार्ज कैप यानी सारी बड़ी कंपनीज ओवर वैल्यूड हो चुकी है, क्योंकि बड़ी कंपनीज को तो पूरी दुनिया के लोग और सारे म्यूचुअल फंड के एनालिस्ट ट्रैक करते। तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में सर्च करते हो, मतलब छोटी कंपनीज जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है। अब दोस्तों मैं जो भी डेटा आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये मैंने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से लिए है, क्योंकि इतना पुराना डेटा हमें कोई भी स्टॉक स्क्रीनर पे अब मिलेगा नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद आपकी नज़र एक कंपनी पर पड़ती है जिसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स। इस कंपनी ने 1 साल में ही मतलब 2011 से 12 के पीरियड में अपने सेल्स को ऑलमोस्ट 40% के रेट से ग्रो किया है। और ये कंपनी अपने सेल्स को इसी तरह हर साल कंटिन्यूसली ग्रो करती आ रही है और ये फिलहाल 8 के PE रेशियो पे सेल हो रही है, मतलब बहुत अंडर वैल्यूड है। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आती है कि आपने इस कंपनी के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं है और आपको पता नहीं है कि ये कंपनी करती क्या है। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि ये कंपनी करती क्या है, हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं और एक क्विक 5 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या ये कंपनी में ज़्यादा टाइम देना वर्थ है भी या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड देखते हो कि ये कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने सेल्स को इंक्रीज किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये कंपनी 2008 के मार्केट क्रैश के बीच भी कंसिस्टेंटली अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही थी, मतलब मार्केट क्रैश से इसको कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। और यहाँ पे आप इस कंपनी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हो, लेकिन जब आप इसके प्रॉफिट का ट्रेंड देखते हो तो वो इतना खास नहीं है। तो बहुत सारे लोग और म्यूचुअल फंड एनालिस्ट ऐसी कंपनीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग हमेशा यही सोचते कि कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करेगी। तो वो लोग कोई भी कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रख सकते कि कंपनी 5 या 10 साल में कहाँ होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम कोई भी फंड मैनेजर या एनालिस्ट आजकल एक कंपनी में काम भी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स के पास होता है, जिसको मैं फ्यूचर वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों जब आप इस कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हो तो आप नोटिस करते हो कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा रहा है। अब आप पूछोगे कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो दोस्तों इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी ने उसके एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि कंपनी का जो इनकम होता है यानी प्रॉफिट, उसमें सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं जैसे टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्ट नहीं होता है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने एक्चुअल बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और दूसरी चीज़ आप ये नोटिस करते हो कि इस कंपनी ने 2006 से 2012 के बीच अपना प्रॉफिट वापस अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है और अपने प्लांट और मशीनरी को यानी फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 चीज़ें नोटिस कर ली है। सबसे पहली तो ये कि ये कंपनी ने कभी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरने नहीं दिया, जो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और दूसरी चीज़ ये कि ये कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया, जो यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उससे कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है, जिससे वो ज़्यादा सेल्स करेगी और ग्रो होगी। तो अब हम इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देखते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो दोस्तों जब कॉफ़ी एक्चुअली में खेतों में ग्रो होती है तो वो ऐसी ग्रीन कलर की होती है और ये कंडीशन में हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्हें रोस्ट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा पकाना पड़ता है, तब जाके ये ब्राउन कलर की होती है जिसे लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसे ग्रीन कलर से इस ब्राउन कलर तक होने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। ये ग्रीन कलर की कॉफ़ी फार्मर्स से खरीद के उसे अपनी फैक्ट्री में रोस्ट करके रेडीमेड इंस्टेंट कॉफ़ी बना के सेल करती है। अब दोस्तों पूरी दुनिया में पानी और चाय के बाद सबसे ज़्यादा लोग कॉफ़ी पीते हैं और एक बार जिसको कॉफ़ी की आदत लग जाती है
तो वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। और हर एक कस्टमर का अपना पर्सनल टेस्ट और प्रेफरेंस होता है कि उन्हें कौन सी ब्रांड की कॉफ़ी पसंद है, और लोग इतनी आसानी से अपने प्रेफरेंस को चेंज नहीं करते। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी कॉफ़ी बाकी दूसरे ब्रांड्स जैसे नेस्कैफे, ब्रू और डेविडॉफ इन सब के मुकाबले सबसे सस्ती मिलती है। तो इन रीजंस की वजह से आपको समझ आ गया होगा कि ये कंपनी ने अपने सेल्स को कैसे मेंटेन रखा था 2008 के मार्केट क्रैश में भी, क्योंकि एक तो ये कॉफ़ी इतना सस्ता बेच रही है और दूसरी ये एक एडिक्टिव और एसेंशियल चीज़ है। तो डिप्रेशन में लोग बड़े बड़े खर्चे बंद कर सकते हैं जैसे कार, मोबाइल या वेकेशन, लेकिन चाय और कॉफ़ी को पीना लोग बंद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए अननोन ब्रांड्स भी देखने को मिलते रहते हैं और ये चीज़ कंपनी खुद मानती है। तो इसके लिए अगर आप इनकी 2010 की एनुअल रिपोर्ट रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी ने वियतनाम में एक कॉफ़ी प्लांट सेटअप किया है। तो अब आप पूछोगे कि ये वियतनाम में क्यों किया है? तो दोस्तों कंपटीशन से लड़ने के लिए ये इनका एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि वियतनाम पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है और ये कंट्री एक स्पेशल टाइप की कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जो इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए बेस्ट होती है, जिसको रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स कहते हैं। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पूरे दुनिया में ब्राज़ील प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। तो वियतनाम से कॉफ़ी इंपोर्ट करना इनको सस्ता भी पड़ता है, और क्योंकि ये कंट्री एशिया में ही है तो ये एशियन ग्रुप की मेंबर भी है, जिसकी वजह से वहाँ से इंपोर्ट करने में इन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है। तो जब ये कंपनी ज़्यादा बड़े स्केल में कॉफ़ी प्रोड्यूस कर पाएगी तो इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज होगा, जो इनके लिए एक मोट की तरह काम करेगा, यानी कंपटीशन से बचने का प्लान। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? तो दोस्तों इसका मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आज किसी भी कंपनी को अमेजॉन से कम्पीट करने के लिए एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस ओपन करना है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये कि उनको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा लॉजिस्टिक्स के लिए, मतलब डिलीवरी करने के लिए। क्योंकि दोस्तों अमेजॉन करता क्या है, वो एक बायर से प्रोडक्ट को पिक करवा के सेलर तक पहुंचाता है। तो अगर हम खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाहेंगे तो हमें ब्लू डार्ट या DHL ऐसी डिलीवरी कंपनीज की सर्विस यूज करनी पड़ेगी, और हर एक सेल पे हमें 100-200 रुपया प्रोडक्ट को पिक करवाने पे चार्ज लगेगा, और फिर वही 100-200 रुपया डिलीवरी के टाइम पे चार्ज लगेगा, क्योंकि उतना ये डिलीवरी कंपनीज मिनिमम चार्ज करती है। लेकिन अमेजॉन के पास खुद का एक डिलीवरी लॉजिस्टिक्स सिस्टम है, जिसकी वजह से उनको इन कंपनीज की जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है जिससे वो फास्ट डिलीवरी भी करती है और एकदम कम प्राइस पे भी करती है। और उनकी डिलीवरी का कॉस्ट इतना कम है कि अगर आप 1000 रुपये की शॉपिंग भी करोगे तो वो आपको फ्री में डिलीवरी दे देंगे। तो इसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, क्योंकि बड़े स्केल पे ऑपरेट करके इनके लिए ये सारे कॉस्ट एकदम छोटे होते हैं। तो उसी तरह जो भी कंपनी इस CCL कंपनी से कंपटीशन के लिए मार्केट में एंटर करेगी तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली तो ये कि कोई न्यू कंपनी इतने सस्ते प्राइस पे कॉफ़ी बेच ही नहीं सकती, क्योंकि ये लोग वियतनाम से चीप प्राइस पे इंपोर्ट करते हैं। और अगर कोई कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर भी लेती है तो उन्हें काफ़ी साल लग जाएंगे कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस को बदलने के लिए। तो ये इस कंपनी के लिए एक टाइप का मोट हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों हमें ये ज़रूर पता है कि अगर इसने हमें पिछले 10 साल में अपने सेल्स को कंसिस्टेंटली ग्रो करके दिया है मार्केट क्रैश के बीच भी, तो इसकी कॉफ़ी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसका डिमांड अचानक से गिरेगा नहीं। अगर इनकी कॉफ़ी से किसी को कैंसर होने लगा तो बात अलग है। तो इसीलिए अब हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते कि आने वाले 5-10 साल में ये कंपनी कहाँ हो सकती है। क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफे हमेशा यही कहते कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस पता होना चाहिए और एक अंदाजा होना चाहिए कि वो आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ होगा। हमें स्टॉक प्राइस को लेकर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में प्रेडिक्शन करना है। क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ग्रो होना ही चाहिए। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन हम ये करते कि क्या ये कंपनी अपने सेल्स को आने वाले 5 साल में डबल कर सकती है। तो जिस हिसाब से हम इसके सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग इनकी कॉफ़ी को प्रीफर कर रहे हैं और इस कंपनी ने अभी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। फिर दूसरा प्रेडिक्शन हम ये करते हैं कि क्या ये कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पाएगी। तो इसका आंसर कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में हमें पहले दे दिया है कि वी हैव adopted a business model wherein the fluctuating prices of green coffee have minimum impact on sales of your company. This has been achieved by entering into fixed contracts. तो ये बेसिकली एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब दोस्तों आप लोगों ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नाम तो सुना ही होगा, जहां लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक्चुअल बेनिफिट ये होता है कि आप किसी सेलर के साथ एडवांस में ही एक डील कर सकते हो। जैसे 3 महीने में या 6 महीने में किसी के साथ आप डिसाइड करते हो कि इतने प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे। तो जो भी रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है
वो रिस्क इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कम हो जाता है। तो इस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को भी हम आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में क्या काम आता है। तो इसीलिए अगर ये कंपनी आने वाले 5 साल में अपना सेल्स डबल कर सकती है तो इसका नेट इनकम भी कम से कम डबल होना ही चाहिए। तो दोस्तों हम इसे ग्रेट बिजनेस तो नहीं लेकिन गुड बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहा है और इन्होंने सही स्टेप्स लिए हैं सेल्स ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट ग्रोथ के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए और अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो मान लेते हैं कि आपने 2012 में इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते और देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो यहाँ पे मैं टिकर टेप यूज कर रहा हूँ जहाँ से आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाएंगे और इसके इनकम स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास टिकर टेप की प्रो मेंबरशिप है जिससे हमें ये ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर हम इसका रेवेन्यू यानी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला ऐड कर देता हूँ और आप देख सकते हो इनका सेल्स एकदम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। 500 करोड़ से ये 1200 करोड़ में ग्रो हो चुका है और 9 साल में ही मतलब 2012 से 21 तक के पीरियड में ये 2.5 गुना इंक्रीज हुआ और इनका नेट इनकम 10 साल में 5 गुना इंक्रीज हुआ। मतलब ये कंपनी ने अपना सेल्स भी इंक्रीज किया और अपनी कॉस्ट कटिंग भी की है। और इनका पीई रेशियो पहले 8 का था और अब ये 26 का हो गया है। मतलब पीई रेशियो भी 3 गुना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 20 रुपये से ग्रो होके अभी 350 रुपये के ऊपर चला गया है, यानी 18 गुना ऊपर चला गया है। मतलब आपके 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 8 साल में ही इसमें 18 लाख रुपए का होता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये कंपनी हर साल डिविडेंड भी पे करती है क्योंकि इनका प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इन्होंने कंटिन्यूसली अपने डिविडेंड पेमेंट को इंक्रीज किया है। तो ये डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। तो 2012 में ये कंपनी ने 20 रुपये के एक शेयर पे 50 पैसे का डिविडेंड पे किया था, जो ग्रो होके अभी 4 रुपीज पर शेयर का हो गया है। अब बहुत लोगों को ये एक छोटा सा अमाउंट लग रहा होगा क्योंकि ये तो सिर्फ 1% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन 8 साल में ही ये कंपनी ने सिर्फ इस छोटे से डिविडेंड के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दिया। क्योंकि 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको इस कंपनी के 5000 शेयर्स मिले होते। तो 1 साल खत्म होने के बाद यानी 2013 में आपको पहला डिविडेंड मिलता जो 2500 रुपये का होता। फिर 2014 में 1.2 रुपीज के हिसाब से आपका डिविडेंड इनकम होता 6000 रुपये का। और इसी तरह अपने इन्वेस्टर्स का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ही इस कंपनी ने सिर्फ इस छोटे से डिविडेंड के थ्रू 8 साल में ही रिटर्न कर दिया। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये स्टॉक न्यूज में आ रहा है कि हॉट स्टॉक्स टू बाय नाउ, दिस कंपनी कैन गिव गुड शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि जब ऐसे स्टॉक्स न्यूज में आने लगे तो इट इज टाइम टू सेल। तो इसीलिए मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जब ये कंपनी इतना ग्रो हो रही थी तो लोगों ने इसे मिस कैसे कर दिया। तो उसका सिंपल रीजन ये है कि लोग गलत जगह से अपनी रिसर्च की शुरुआत करते हैं। क्योंकि 2006 से 2012 तक ये स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था और लोग जब भी स्टॉक का एनालिसिस करते तो वो हमेशा स्टॉक के प्राइस से शुरू करते। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप हमेशा एक डिसएडवांटेज में रहोगे ही, क्योंकि उससे आपके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ जाएगा कि कंपनी अच्छी नहीं है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में सेल्स ग्रोथ और बिजनेस के फंडामेंटल की बात की थी, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस इसी तरह से किया जाता है जिसे कोई भी फॉलो नहीं करता है। अब दोस्तों ये सब बताने का मेन रीजन ये था कि ये वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं। जितना ईजी ये दूर से लगता है शायद ये उतना नहीं है, लेकिन जितना मुश्किल ये लगता है ये उतना मुश्किल भी नहीं है। आपको ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है जो MBA और बिजनेस स्कूल्स में सिखाए जाते हैं।